हम सब यह बात जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। विशाल होने के कारण ही यह इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत कम ही की जाती है कि यह सिर्फ बड़े स्तर पर ही नहीं बल्कि छोटे स्तर पर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा ब्रह्मांड छोटी से छोटी चीजों से मिलकर बना है जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्हीं छोटी चीजों के आपस में मिलने से बहुत विशाल चीजें फॉर्म होती हैं जिन्हें भी हमारा दिमाग सही से इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज क्या है? शायद आपका जवाब हो एक एटम या उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। वैसे तो यह पार्टिकल्स सच में बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के सामने बहुत विशाल है। हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज इतनी छोटी है कि प्रकाश के पार्टिकल्स भी उसे छू नहीं पाते। यही कारण है कि उसे देखना इम्पॉसिबल माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद इनडायरेक्ट एविडेंस और मैथ्स का इस्तेमाल करके उस चीज का पता लगाया जा सकता है, जैसा कि वैज्ञानिक कई साल पहले ही कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक के सफर पर ले चलेंगे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। काफी लंबे समय तक एक एटम को ही मैटर की सबसे छोटी यूनिट माना जाता था। 5th सेंचुरी BCE में सबसे पहली बार एटम्स का जिक्र किया गया था। उस समय हम इंसानों के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रिटस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने एटम्स को अपनी इमेजिनेशन के बल पर इंट्रोड्यूस किया था। उनका मानना था कि हमारा ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यह कण इतने छोटे हैं कि उन्हें आंखों के जरिए देख पाना भी इम्पॉसिबल है। उन्होंने उन कणों को एटोमोस कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, यानी एक ऐसी चीज जिसे बांटा ना जा सके। काफी सदियों तक डेमोक्रिटस के इसी कॉन्सेप्ट पर विश्वास किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2200 साल बाद जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने इस एटॉमिक थ्योरी को सही भी साबित कर दिया। बस फर्क इतना था कि इस बार इमेजिनेशन का नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट और विज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। 1808 में एटम की डिस्कवरी के बाद और भी कई नए पार्टिकल्स डिस्कवर होने लगे। धीरे धीरे हम इंसान टेक्नोलॉजी और साइंस में आगे बढ़ रहे थे। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट कर रहे थे जिनसे छोटी से छोटी चीज को बड़ी से बड़ी साइज में देखा जा सके। एक हाइड्रोजन का एटम इतना छोटा होता है कि उसे नंबर्स के जरिए समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ब्रह्मांड के टोटल एटम्स में 92% एटम्स हाइड्रोजन के ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह विजिबल मैटर के 74% द्रव्यमान का भी निर्माण करता है। यानी हमारे ब्रह्मांड में जितना भी नॉर्मल मैटर मौजूद है उसका 74% हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी मात्रा तारों में पाई जाती है। एक एक्टिव स्टार का करीब 80 से 95% हिस्सा हाइड्रोजन गैस से बना होता है। इसके अलावा ज्यादातर गैसियस प्लैनेट्स भी हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने ही सौर मंडल में देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 2 गैसियस प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। जहां जुपिटर में 76% हाइड्रोजन मौजूद है, वहीं सैटर्न का करीब 94% हिस्सा इसी गैस से बना हुआ है। इससे यह पता चलता है कि हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में कितनी कॉमन और इम्पोर्टेंट है। एक हाइड्रोजन एटम का साइज पेपर की थिकनेस से 10 लाख गुना कम होता है। यानी अगर आप एक पेपर की चौड़ाई को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तब आपको एक हाइड्रोजन एटम का साइज पता चलेगा। ये तो कुछ भी नहीं, एटम के साइज का असली अंदाजा तो तब लगता है जब हम इसे पृथ्वी से कंपेयर करते हैं। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर एक एटम के साइज को बढ़ाकर कंची यानी मार्बल जितना कर दिया जाए तो पृथ्वी का साइज यूनिवर्स के बराबर हो जाएगा। इस कंपैरिजन से आप समझ सकते हैं कि एटम सभी चीजों के मुकाबले कितने छोटे होते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के करीब भी नहीं है। 1808 के बाद जब लोगों ने एटम के अंदर झांकना शुरू किया तो उन्हें नए नए पार्टिकल्स दिखाई दिए। यह पहली बार था जब हम क्वांटम दुनिया में कदम रख रहे थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। उसके बाद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कवर किया गया जिनका चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है। यह तीनों पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं और उसके चार्ज को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्ट इक्वल होता है, जो बहुत ही हैरानी वाली बात है। इतने छोटे लेवल पर आने के बाद पार्टिकल्स के साइज को नापना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स को कंपेयर करने के लिए मास का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1836 गुना ज्यादा होता है। जहां प्रोटॉन एटम के केंद्र में मौजूद होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन इस केंद्र का चक्कर लगा रहा होता है।
इस केंद्र को वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जिनका चार्ज न्यूट्रल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एटम के अंदर 99% स्पेस कंप्लीटली खाली होता है। अगर इस खाली स्पेस को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो हमारी पृथ्वी मात्र 100 मीटर रेडियस की एक गेंद बनकर रह जाएगी। हैरानी वाली बात यह है कि इसी प्रॉपर्टी को ब्रह्मांड के बड़ी लेवल्स पर भी नोटिस किया जा सकता है। जिस तरह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है, वैसे ही ग्रहों और तारों के बीच भी यही स्पेस पाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस स्पेस को क्रिएट करने के पीछे उसी ताकत का हाथ है जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इस ताकत को डार्क एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यह खाली स्पेस को मल्टीप्लाई करने में मदद करती है जिससे और ज्यादा खाली स्पेस क्रिएट होता है। यही कारण है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद चीजों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो डार्क एनर्जी को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन यह ग्रेविटेशनली टाइट सिस्टम्स को दूर नहीं कर पाती। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ग्रेविटेशनली टाइट सिस्टम्स स्पेस ऑब्जेक्ट्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जिन्हें ग्रेविटी ने आपस में बांध रखा होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारा सौरमंडल है जो सूर्य की ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधा हुआ है। डार्क एनर्जी जरूर दो आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर कर सकती है, लेकिन सौरमंडल में मौजूद प्लैनेट्स को दूर करना उसके बस की बात नहीं है। ऐसा इसलिए ही है क्योंकि यह प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे तो ब्रह्मांड का सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से इतने बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो सकता है जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। काफी लंबे समय तक यह माना जाता था कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली यह गैलेक्सी खरबों तारों और अरबों प्लैनेट्स का घर है। हमारा सौरमंडल इस गैलेक्सी के बाहरी छोर पर मौजूद है और इसे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 225 मिलियन ईयर्स का समय लगता है। 1920 के दशक तक मिल्की वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद डिस्कवरी हुई एंड्रोमेडा गैलेक्सी की। इसने न सिर्फ हमारे नजरिए को बदला बल्कि पूरी एस्ट्रोनॉमी को ही चेंज करके रख दिया। सन 1924 में एडविन हबल नाम के एस्ट्रोनॉमर एंड्रोमेडा पर रिसर्च कर रहे थे। उस समय एंड्रोमेडा को एक गैलेक्सी नहीं बल्कि एक नेबुला माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का मानना था कि यह मिल्की वे का ही एक हिस्सा है जो हमसे बहुत दूर मौजूद है। लेकिन एडविन हबल ने अपनी रिसर्च के दौरान यह पाया कि एंड्रोमेडा में एक नेबुला के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तारे हैं। यह इस बात का सीधा निर्देश था कि वह असल में एक गैलेक्सी है। थोड़ी और कैलकुलेशंस के बाद यह पता चला कि एंड्रोमेडा का डायमीटर मिल्की वे के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मिल्की वे के मुकाबले कई गुना ज्यादा तारे भी हैं। आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि एंड्रोमेडा में करीब 1 ट्रिलियन तारे हैं जो मिल्की वे के कंपैरिजन में 5 से 10 टाइम्स ज्यादा हैं। एंड्रोमेडा की गैलेक्सी होने की खबर उस समय बहुत पॉपुलर हुई थी। यह पहली बार था जब इंसानों ने ब्रह्मांड के असल विस्तार को समझना शुरू किया था। धीरे धीरे टेलीस्कोप्स इवॉल्व होते गए और वैज्ञानिकों ने एंड्रोमेडा से भी बड़े स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया। उन्हें पता चला कि इन बड़े स्ट्रक्चर्स को बांधने के पीछे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस मैटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि उस मिस्टीरियस मैटर को डार्क मैटर के नाम से जाना जाता है। डार्क मैटर विशाल ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है जिससे एक दूसरे से दूर नहीं होते। इसे अभी तक एक भी बार ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन इसके इफेक्ट्स को आकाशगंगाओं और उनके द्रव्यमान में देखा जा सकता है। डार्क मैटर की वजह से ही आज हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी क्लस्टर्स और गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स जैसे विशाल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक गैलेक्सी क्लस्टर में करीब 1000 आकाशगंगाएं मौजूद होती हैं। वह डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है द कोमा क्लस्टर, जिसकी तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गैलेक्सी क्लस्टर में 1000 से भी ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं और यह करीब 2 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन क्लस्टर्स में मौजूद गैस का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस है। ऐसा होने के कई अलग अलग कारण हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टेम्परेचर गैलेक्सीज के AGN की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि AGN गैलेक्सी के केंद्र को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल में एंटर करता है तो वह बहुत सारी एनर्जी को बाहर रिलीज कर देता है। यही एनर्जी गैलेक्सी के केंद्र में इकट्ठा होती रहती है और उसकी ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। जब ऐसी ही हजारों गैलेक्सीज एक साथ इकट्ठा होती हैं तो गैस का तापमान ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है। यही कारण है
कि गैलेक्सी क्लस्टर्स में मौजूद गैस का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। हैरानी वाली बात यह है कि इतना विशाल होने के बावजूद गैलेक्सी क्लस्टर्स इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट नहीं होते। दरअसल जब यह गैलेक्सी क्लस्टर्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो वह गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जहां एक गैलेक्सी क्लस्टर में 1000 आकाश गंगाएं मौजूद होती हैं, वहीं एक सुपर क्लस्टर लाखों आकाश गंगाओं के जुड़ने से बनता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लानियाकिया नाम के एक सुपर क्लस्टर में मौजूद है, जो 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यानी अगर आपको लानियाकिया के एक छोर से दूसरी छोर तक जाना है तो प्रकाश की रफ्तार से भी चलने पर आपको 52 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। इससे आप सुपर क्लस्टर के विशाल साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें 1 लाख से भी ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिसमें से एक हमारी मिल्की वे भी है। हैरानी वाली बात तो ये है कि आकाशगंगाओं के साथ इसमें कुछ सुपर क्लस्टर्स भी मौजूद हैं, जिनका साइज लानियाकिया के मुकाबले काफी कम है। इतना विशाल होने के बावजूद लानियाकिया ब्रह्मांड के सबसे विशाल ऑब्जेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। जब लानियाकिया जैसे सुपर क्लस्टर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वह गैलेक्सी वॉल्स की फॉर्मेशन करते हैं। एक आम गैलेक्सी वॉल की चौड़ाई करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष होती है, और जब यह गैलेक्सी वॉल्स भी आपस में जुड़ जाती हैं तब निर्माण होता है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर का, जिसे गैलेक्सी फिलामेंट भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हरक्यूलेस कोरोना बोरियलिस नाम का एक गैलेक्सी फिलामेंट है, जिसकी चौड़ाई 10 अरब प्रकाश वर्ष है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसमें अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और यह ब्रह्मांड की 10% से भी ज्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। वहीं हरक्यूलेस कोरोना बोरियलिस अकेले ही 10 बिलियन से भी ज्यादा प्रकाश वर्षों में फैला हुआ है। यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज से इतना विशाल है कि जिसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि क्वार्क्स कोई सॉलिड बॉल्स नहीं, बल्कि सिर्फ एनर्जी के गोले होते हैं। जब यह एनर्जी के गोले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक साथ जुड़ते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स का निर्माण होता है। क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी यह किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्ट्रिंग नाम की चीज से बने हुए हैं। स्ट्रिंग एक एनर्जी की तरंग को कहा जाता है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण करती है। जैसे एक गिटार की फ्रीक्वेंसी बदलने पर उससे निकलने वाली धुन भी बदल जाती है, वैसे ही स्ट्रिंग की वाइब्रेशन चेंज होने पर एक नया पार्टिकल अस्तित्व में आ जाता है। इसे ही स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आगे चलकर यह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी साबित हो सकती है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब है एक ऐसी थ्योरी जो क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी को आपस में कंबाइन कर दे। यानी हम एक स्ट्रिंग से लेकर हरक्यूलेस कोरोना बोरियलिस तक हर चीज को मात्र एक थ्योरी से ही समझ पाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्ट्रिंग एटम में मौजूद प्रोटॉन से भी 10⁻20 गुना छोटी होती है। अगर एक प्रोटॉन के साइज को बढ़ाकर ब्रह्मांड जितना कर दिया जाए तो एक स्ट्रिंग का साइज मात्र एक पेड़ जितना होगा। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रिंग्स कितनी छोटी होती हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम इन्हें कभी भी डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब प्रकाश के पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। यह इतनी छोटी होती है कि प्रकाश के पार्टिकल्स भी इन्हें बिना छुए निकल जाते हैं। हालांकि भविष्य में हम इसके द्वारा रिलीज की गई एनर्जी को जरूर डिटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह प्लैंक लेंथ की कैटेगरी में आती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि प्लैंक लेंथ हमारे ब्रह्मांड की लेंथ लिमिट को कहते हैं, यानी कोई भी चीज इस लेंथ से छोटी नहीं हो सकती। इसे सबसे पहले 1899 में मैक्स प्लैंक नामक साइंटिस्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि ऐसी एक लिमिट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपनी कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के जरिए यह बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज 1.2 बिलियन प्रकाश वर्ष से विशाल नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड चारों दिशाओं में यूनिफॉर्म है, यानी इसका सारा मैटर बिग बैंग के बाद इक्वली स्प्रेड हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 10 बिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है, जो आइंस्टाइन की बताई हुई लिमिट से करीब 10 गुना ज्यादा है। इसकी वजह से आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल टूटता हुआ दिखाई देता है। चिंताजनक बात यह है कि वैज्ञानिकों के पास फिलहाल इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिल्कुल कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरह एक दिन प्लैंक लेंथ का कॉन्सेप्ट भी गलत साबित होता हुआ दिखाई देगा।
शायद हमारे ब्रह्मांड की कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं है। यह लिमिट्स हम इंसानों द्वारा बनाई गई है, जो शायद हमारी लिमिटेड नॉलेज का भी नतीजा हो सकती है। खैर, यह लिमिट्स सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में लगातार रिसर्च एंड स्टडीज हो रही हैं। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया एस्ट्रोफिजिक्स से इतनी अलग क्यों है और इन्हें कैसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। खैर, यह था हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग से लेकर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट यानी हरक्यूलस कोरोना बोरियलिस तक का सफर। वैसे अगर आपको क्वांटम वर्ल्ड और हरक्यूलस कोरोना के बीच किसी एक को चुनने का मौका दिया जाए तो आप किसे चूज करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।